क्योंकि इन्होंने जो गलत कदम उठा लिया है, इनकी सांप छछूंदर वाली गति है जी। ना इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं। मोदी जी नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे सर? नहीं मानेंगे तो जनता में बड़ी ताकत होती है भैया जी। मोदी जी जब नहीं थे तब भी ये देश था जी, मोदी जी जब हैं तब भी ये देश है हाँ। और मोदी जी नहीं रहेंगे तब भी ये देश चलेगा। मोदी भारत नहीं है, मोदी हिंदुस्तान नहीं है, मोदी बीजेपी भी नहीं है। दुर्भाग्य से बीजेपी में बैठे हुए लोगों को ये एहसास हो गया है कि लगता मोदी है तो बीजेपी है, और इस तरह के उन्होंने ऐसे व्यक्ति को, हालांकि ये रेगुलेशन तो यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया गया है, लेकिन कोई भी संस्था हो सरकार से अलग थोड़ी है। और इस यूजीसी जिसका नाम हो रहा है, ये कितने बेहतर लोग उसमें बैठे हुए हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में। आप इसी से अंदाज लगा लीजिए कि विश्व में 200 विश्वविद्यालयों में भारत के किसी विश्वविद्यालय की गिनती नहीं है। इतने योग्य लोग बैठे हैं, ऐसे लोगों को इन्होंने बैठा रखा है। ऐसे इनके वाइस चांसलर हैं विश्वविद्यालयों में, ऐसे इन्होंने यूजीसी में बैठे हुए इनके प्रशासनिक अधिकारी हैं, चेयरमैन है मिस्टर जोशी जो है, जो इतने काबिल हैं कि अपने विश्वविद्यालयों की दशा और दिशा तो नहीं सुधार पा रहे हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आने वाले प्रतिभाशाली बच्चों के भविष्य को खराब करने के लिए ये रेगुलेशन जरूर ले आए हैं जी। जय हिंद, आप देख रहे प्रचंड भारत न्यूज। आज हमारे साथ खास मेहमान पूर्व IPS जुगल किशोर तिवारी जी हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू जी। सर हमने देखा कि पिछले दिनों जब आप लोग 8 मार्च को गए थे जंतर मंतर पर, तो वहाँ से आप सबको हिरासत में लिया गया, हाउस अरेस्ट किया गया। उसके बाद से अब एक नई जो तारीख है तो पुरानी, लेकिन कल जो 19 मार्च 2026 एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन होने वाला है पूरे भारतवासियों के लिए, क्योंकि सबके मन में ये है कि पक्ष और विपक्ष प्रभाव सब पर डालेगा, चाहे इधर का हो चाहे उधर का। अब वो सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है क्या करता है। तो सर इस पूरी घटना पर कल क्या होगा सर? देखिए 19 मार्च को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने स्पष्ट ऑब्जर्वेशन के बाद, उनका ऑब्जर्वेशन था कि जातिगत दूरियां जो समाप्त होनी चाहिए, जो जातियां या जातिवाद समाप्त होना चाहिए था, इस रेगुलेशन से उसको आप पुष्ट कर रहे हो, बढ़ा रहे हो जी। तो सरकार को स्पष्ट संकेत था कि जो ये रेगुलेशन लाया गया है वो कहीं ना कहीं जातिगत दूरियों को बढ़ाएगा, लोगों में वैमनस्य बढ़ाएगा, और उसके परिणाम उसी समय से आने शुरू हो गए। DU में आपने देखा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो रुचि तिवारी के साथ घटना घटी, आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी घटना घटी, BHU में भी घटना घटी, और एक ढपली गैंग निकल करके फिर चला आया JNU से, जो बदस्तूर विगत कई वर्षों से राष्ट्र और धर्म के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करता चला आ रहा है, और जिन तत्वों के विरुद्ध आज तक कठोर कार्रवाई नहीं हुई है। तो 19 ये जो मार्च का दिन है, कल संयोग से हमारा नया संवत्सर भी प्रारंभ हो रहा है, जो सनातन धर्म का महत्वपूर्ण दिवस होता है, और उसमें सरकार क्या पक्ष लेकर के जाती है। लेकिन अगर थोड़ी भी समझदारी हमारे हुक्मरानों में होगी, उन्हें जरा भी चिंता होगी कि सामाजिक समरसता भंग ना हो और राष्ट्र अखंड बना रहे, तो मुझे लगता है ये इसको वापस लेने की बात करेंगे। और यदि नहीं होगी, जैसा कि विगत में इनका स्वभाव और स्वरूप दिखता चला आया है कि कुर्सी के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, भले उससे सामाजिक समरसता भंग हो रही हो, भले ही उससे अपराधों में वृद्धि हो रही हो, सभ्य समाज का उत्पीड़न हो रहा हो, लेकिन ये अपने कुर्सी के चक्कर में इस तरह की चीज़ें करते आए हैं। तो हो सकता है वहाँ भी जाकर के कुछ ऐसी बात करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 19 मार्च को साफ साफ कोई निर्णय या बात होने वाली है। वहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो डेट निश्चय की है, और ये अपनी बात जाकर के रखेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये बात कहेंगे कि साहब हम कमेटी बना रहे हैं, इस पर विचार करेंगे। दोनों तरफ इनको नुकसान है, आपके कहने का मतलब ये है सर। लेकिन आप लोग तो सर कोर वोटर हो, मोदी जी को झोली भर भर के वोट दिए हैं, तो ऐसी उम्मीद क्या थी सर कि कभी मोदी जी ऐसा करेंगे आप लोगों के साथ? यही तो सबसे बड़ा कष्ट है जी, कि जो ज़्यादातर अनारक्षित वर्ग जो इससे आंदोलित है जी, वो विगत कई वर्षों से, ये तीसरा टर्म है भारतीय जनता पार्टी का, और इनको वोट देता आया है, चूँकि वो राष्ट्रवादी है, सनातनी है, धर्म के प्रति निष्ठा रखता है। और इन लोगों ने जिस तरह से समाज के सामने अपना रूप प्रस्तुत किया और दिग्भ्रमित किया, मैं तो कहूँगा लोगों को। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ही ये आपका निर्णय हुआ था राम मंदिर बनने का। उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया था, उसमें ये अपने सारे लोग इनके चले गए, और इन्होंने ये एक तरह से प्रदर्शित किया कि साहब जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे करके जनता को दिग्भ्रमित किया। लेकिन फिर भी जनता, चूंकि धर्म प्राण अभी भी हमारा राष्ट्र धर्म प्राण है, और एक बड़ा वर्ग जो आस्था रखता है ईश्वर के प्रति, भगवान राम, कृष्ण, परशुराम, सभी देवी देवताओं के प्रति, उसने झोली भर करके इनको वोट दिया। और उसी
किसी वर्ग के संतानों के विरुद्ध। देखिए, हम लोगों के विरुद्ध कुछ हो जाता, हम लोग तो सहन करते चले आ रहे थे। आरक्षण लगातार बढ़ता जा रहा है, हर स्तर पर चला जा रहा है, दंश सहा जा रहा है, SC ST एक्ट का जो दुरुपयोग हो रहा है और उसके लिए सरकार के स्तर पर कोई उपाय न करना और इवन उसका दुरुपयोग होता रहे उसके लिए अपराधों में वृद्धि कर देना, उसमें सहायता राशि के नाम पर एक तरह से उसको आर्थिक योजना की तरह प्रस्तुत कर देना, ये सारी चीज़ें समाज सहन कर रहा था। लेकिन जब अपने भविष्य पर यह बात आई, अपने बच्चों पर यह बात आई, तो उद्वेलित होता है। और आपने देखा होगा कि जो कट्टर समर्थक थे भारतीय जनता पार्टी के, वर्षों वर्षों से जो समर्थक थे, जो किसी से भी लड़ जाते थे इस सब के लिए, आज वो सब सामने खड़े हैं उनके। सर, इस UGC रेगुलेशन एक्ट के बाद मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की छवि कितनी खराब हुई है सर? ये तो आप उनके आचरण से देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आचरण से देख सकते हैं। इतने दिन से संसद चल रही है, किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी मीडिया चैनल में इनको आकर के अपनी बात रखने की हिम्मत नहीं है। और एक महत्वपूर्ण आपको बात बताऊं, आप लोगों ने पता नहीं ऑब्जर्व किया या नहीं किया, इसके पहले UGC रेगुलेशन पर चर्चाएं टीवी चैनल्स में होती थी, लेकिन 8 मार्च के आंदोलन के बाद इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। देखिए, हम लोग भी समाज के अंग हैं और समाज में सभी लोग हैं। समाज में न्यायाधीश भी हैं, समाज में पत्रकार भी हैं, समाज में टीवी चैनल्स भी है, समाज में ही राजनीति है, समाज से बाहर थोड़े कोई है। इन लोगों ने स्पष्ट निर्देश दिया है मीडिया हाउसेस को, जो एक तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का है, कि UGC पर आप लोग कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं करेंगे। आपने देखा होगा 8 मार्च के आंदोलन को जो राष्ट्रीय राजधानी में था, जिसमें लाखों लाख लोगों की गिरफ्तारी हुई, हाउस अरेस्ट किया गया, उनको रास्ते में पकड़ा गया, जाने से रोका गया, दिल्ली में भी हाउस अरेस्ट किया, और जो किसी तरह से गिरते पड़ते वहां पहुंच गए उनको 23 थानों में दिल्ली के ले गए। और जब थानों में जगह नहीं बची तो लोगों को ये बॉर्डर में ले जाकर के 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर दूर जाकर के इन्होंने कहीं हरियाणा बॉर्डर में, कहीं किसी बॉर्डर में जाकर के छोड़ा। तो ये दिखाता, और किसी भी राष्ट्रीय मीडिया चैनल ने इसको कवर नहीं किया। यदि ये YouTube चैनल और कुछ स्वतंत्र पत्रकार नहीं होते, जो बिके हुए आज भी नहीं है और आज भी अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं और प्रमाणित कर रहे हैं कि अब वास्तव में ये मेन स्ट्रीम का मीडिया नहीं बल्कि हम ही चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, वो अगर ये खबर ना, तो कहीं कुछ पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। तो इन्होंने स्पष्ट रूप से मना किया है कि आप लोग कोई न्यूज नहीं दिखाएंगे। इससे पता चलता कि ये खुद डरे हुए, खुद घबराए हुए हैं और अपनी छवि में, अपने चेहरे में इन्होंने कालिख स्वयं अपने हाथों से पोता है। सर, आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं मीडिया हाउसेस पर बैन लगाना या उनको निर्देशित करना, ये इसके मायने क्या है सर? इसके मायने लोकतंत्र की हत्या। इसके मतलब कि संबंधित राजनीतिक दल या संबंधित सरकार लोकतंत्र पर विश्वास नहीं कर सकती है, क्योंकि लोकतंत्र में असहमति तो मुख्य कार्य है ना लोगों का। हमें अगर कोई चीज पीड़ित करती है तो हम उस पर अपनी असहमति जताने का हमें अधिकार है। हम जनता है, ये जनता की सरकार है ना, हमने इनको चुना है, ये हमारे मालिक नहीं है, मालिक जनता है इनकी जो है। और मजे की बात, आपने अनुमति भी दे दी थी जंतर मंतर की, तो आपने प्रदर्शन की 1 महीने पहले अनुमति दे दी थी। 11 फरवरी को जहां तक मुझे तिथि याद है, एप्लीकेशन दिया गया था वहां पर, जो रिसीव कराया गया था, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वो स्थान इसीलिए आरक्षित भी किया है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आरक्षित किया है ना, कि जनता अपनी आवाज उठाए और यदि संवेदनशील सरकार है तो उसको सुने, सुन करके समझे और उसके अनुरूप फिर अपने नीति विधान तय करे जो है। तो वो इन्होंने रातों रात उसकी जो कैंसिल कर दी, अनुमति भी कैंसिल कर दी। तो स्पष्ट रूप से लोकतंत्र विरोधी कार्य है। अब ऐसी सरकारों को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। सर, आप लोगों ने एक संवैधानिक जगह चुना, जंतर मंतर दिल्ली का, वहां जाकर के धरना करने का, और वहां जाकर के आपकी इतनी बड़ी नौकरी के इतिहास में, इतनी बड़ी सर्विस, आप बड़े अधिकारी थे पुलिस में, तो आपने कभी ऐसा देखा कि वहां जाने के बाद और फिर जब परमिशन दे दिए उसके बाद वापस ले लेना? सर, नहीं, ऐसा हम लोगों ने कभी नहीं देखा है। और ये कार्य करके वास्तव में सरकार ने सेल्फ गोल किया है जी। और पता नहीं कैसे प्रशासनिक अधिकारी हैं या कैसे उनके सलाहकार हैं। यदि लोग वहां पहुंच जाते तो करते क्या, आप ये बताइए। इतने दिनों से ये आंदोलन चल रहा है, कहीं कोई तोड़फोड़ हुई, कहीं कोई मारपीट हुई, किसी अधिकारी के साथ बदसलूकी हुई, कोई सड़क जाम किया गया, कोई एम्बुलेंस रोकी गई? नहीं रोकी गई ना। मतलब इतने बेहतर तरीके से लोकतंत्र का उदाहरण देते हुए कायदे तो सरकार को इस बात को हाईलाइट करना चाहिए कि हमारे शासनकाल में देखिए इतने सभ्य तरीके से आंदोलन होते हैं। और वहां पर जाकर के लोग करते क्या, जंतर मंतर में जाकर के लोग अपनी व्यथा व्यक्त करते, अपनी बातें करते। इसके पूर्व भी छोटे छोटे गुटों में, मैं खुद 2 बार जंतर मंतर जा चुका हूँ और वहां पर छोटे समूह में यह बात कही। लेकिन जब सरकार के जू नहीं रहेंगी कान में तो फिर ये पूरे भारतवर्ष से लोगों का आह्वान हुआ और जम्मू कश्मीर
और आपका पंजाब, मतलब कोई स्टेट ऐसा नहीं बचा था जहां से लोग ना आए हों। और माताएं बहनें आई बड़ी संख्या में, 75 से 80 वर्ष तक के बुजुर्ग आए जो है, जिनको जबरदस्ती बसों में उठा करके कई बुजुर्गों के साथ वहां की पुलिस ने बदतमीजी भी की जो नहीं करनी चाहिए। हम लोगों ने अपने सेवा काल में बहुत से आंदोलन देखे हैं, प्रदर्शन देखे हैं, राजनीतिक दलों के प्रदर्शन देखे हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन कहीं इस तरह से अनुमति भी नहीं ली गई। तब भी लोकतंत्र में यदि प्रदर्शन हुआ है तब भी ये ध्यान जरूर रखा गया कि यातायात व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा ना हो। विधिवत गिरफ्तार किया गया, पुलिस लाइन में लाया गया, सबको बैठा करके वो चाय पानी भी पिलाया गया उनको। वहाँ पर कितने आंदोलनकारियों को पीने को पानी नहीं मिला बस में लेकर के। अब आप तो जान रहे हो दिल्ली की जो दशा, दिल्ली की क्या देश की जो दशा कर दी गई है, पानी पीने का अवेलेबल है नहीं, सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा नहीं है, और उसमें लोगों को 20-20 किलोमीटर ले जाकर के इन लोगों ने ऐसे ही छोड़ दिया बिना किसी सहारे के। बुजुर्ग थे, महिलाएं थी, बच्चे थे। तो एक तरह से बहुत ही, मैं क्या कहूँ कि तानाशाही का रवैया प्रदर्शित किया है, और इससे निश्चित रूप से शासन प्रशासन और सरकार की छवि खराब हुई है। इसका परिणाम उन्हें सर, ये आपने देखा कि अभी पिछले दिनों यूपीएसआई का एग्जाम था सर, उसमें हमने देखा कि पंडित अवसरवादी, क्या ये लगता है कि ब्राह्मणों को टारगेट करना? उसमें प्रश्न था कि निम्न में से कौन व्यक्ति अवसरवादी कहा जाएगा जो है, और उसमें ऑप्शन में एक पंडित शब्द का प्रयोग किया गया। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। और पेपर सेटर जिसने पेपर बनाया, कमेटी बनाती है पेपर, या अलग अलग पेपर सेटर होते हैं, वो अपने अपने प्रश्न देते हैं, फिर एक डिसाइड होता है कि कौन कौन से रखे जाएंगे, जिससे कि एग्जामिनर को, उसको पेपर सेटर को भी ना पता चले कि श्योर शार्ट कौन से आएंगे। कई सेट पेपर बनाए जाते हैं, ये सारी प्रक्रिया होती है। उसमें जिस किसी ने भी ये ऑप्शन रखा है उसकी मानसिकता को आप समझ सकते हैं। पंडित माने होता है विद्वान, यानी आप विद्वानों को अवसरवादी कह रहे हैं, तो गधे जो है क्या वो सही है? जो मूर्ख हैं वो सही है क्या? और इसको ब्राह्मण समाज ने हेड ऑन लिया है, और वो इसलिए लिया है क्योंकि यह सौभाग्य कही है या राष्ट्र का सौभाग्य कही है कि इसमें अधिकांश ब्राह्मण समुदाय है जिनको पंडित शब्द से संबोधित किया जाता है। पंडित उनके लिए पर्यायवाची है, चाहे पंडित मदन मोहन मालवीय हों या स्वयं भाजपा के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय हों। ये लिखते हैं इस तरह से, आपने देखा होगा कहीं आपको दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम सीधे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ही मिलेगा, और पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने अपने नाम से नहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। आज आदमी छोटा सा काम करता है तो अपने नाम को ले आता है, या ये लोग तो, ये सरकार तो वर्तमान में दूसरों का नाम मिटा के अपना नाम रखने में महारत हासिल है इसको जो है। तो इन्होंने ये अक्षम्य अपराध किया है, और ये इस तरह से अपनी जड़ों में ये मट्ठा डालने का काम कर रहे हैं, लगातार गलती कर रहे हैं। अब प्रकृति भी इनके विरुद्ध है और ईश्वर भी इनके विरुद्ध है, और ये लगातार ऐसी गलती करेंगे। और अब ऐसे लोगों को सत्ता में रहने का, कुर्सी में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। यद्यप सरकार ने कहा है हम इसकी जांच कराएंगे, वो करेंगे, लेकिन ऐसे ये तो लीपापोती वाली चीज़ें होती हैं। ये सब चीज़ें 24 आवर में हो सकती हैं यदि वाकई एक्शन लेना है ऐसे मूर्खों को जो अंदर तक घुस चुके हैं सिस्टम में। ये सिस्टम के अंग है ना, इंपॉर्टेंट व्यक्ति है ना जिसने ये किया है। शासन प्रशासन की नज़र में और जो भर्ती बोर्ड है उसकी नज़र में बहुत योग्य व्यक्ति है ना, काबिल व्यक्ति है ना इस तरह का, जिसने इस तरह की हरकत की है। और ये पहली हरकत नहीं है भाजपा शासित राज्य में, ये हरियाणा में भी एक हो चुका है जहाँ पर ये आया था कि साहब काला ब्राह्मण अपशकुन होता है कि काली ब्राह्मणी अपशकुन होती है। उसमें जहाँ तक मुझे जानकारी है वहाँ के चेयरमैन को बर्खास्त किया गया था। तो यहाँ अभी ये क्यों विलम्ब हो रहा है? यहाँ क्यों नहीं आप ये कार्रवाई कर पा रहे हो जब एक राज्य में इस तरह की बेवकूफ़ी करने पर हुआ है? लेकिन यहाँ बस फेंका जा रहा है कि साहब हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते। भर्ती बोर्ड ने एक नोटिस निकाल दी कि साहब प्रश्न पत्रों पर चर्चा करना, फलाना करना, नकल अधिनियम के हैं। मतलब एक और मूर्खता, भाई नकल अधिनियम कहाँ से उसमें लागू हो जाएगा? आप प्रश्न पत्र बच्चों को देते हो, घर ले जाते हैं बच्चे, सार्वजनिक होता है, उन प्रश्नों पर यदि कोई इस तरह की बात लिखी जाती है तो उस पर चर्चा होती है, और जब चर्चा हो रही है तो सोशल मीडिया में भी वो आती है चर्चा, और जब चर्चा सोशल मीडिया में आ गई उस पर आप ये कह रहे हो कि साहब ये नकल अधिनियम के अंतर्गत माना जाएगा। तो अपना नकल अधिनियम जो बनाए वो पढ़ लो ना, नकल अधिनियम में कौन कौन सी चीज़ आती है खुद भी पढ़ लीजिए आप। तो मतलब बोर्ड में बैठे हुए लोग भी हमारे कैसे हैं, भगवान ही मालिक है, संस्थाओं में कैसे कैसे लोग आकर के बैठ गए हैं। जी सर, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू भैया जी। जय हिंद।